क्या आप एक ऐसी वीडियो देख रहे हैं जहां प्रीवियस ईयर के पेपर का पोस्टमार्टम किया जाता है, जहां आपके हर एक डाउट को सोल्व किया जाता है, जहां क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर नहीं बताए जाते, उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि आंसर जो है वो क्यों है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हम आपको सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2023 को, जहां हम उसके हर एक क्वेश्चंस को, हर एक ऑप्शन को गहराई से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किसी प्रश्न का जो आंसर है वो क्यों है और ऑप्शन जो हैं वो क्या कहते हैं। इसी ध्येय के साथ कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, 2023 का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स 2023। पहला क्वेश्चन कहता है, आवर्ती आयत चित्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम? देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम की, तो आपको ये ध्यान करना है कि हिस्टोग्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी कि जहाँ पर ये आपको पिलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं और ये वाले जो चीज़ आप देखते हैं ये आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखते हैं, जहाँ पर क्लास इंटरवल आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपको ये ध्यान करना है, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। एक ऐसा ही और कोर कंसेप्ट आपके साथ में मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ आप जो है वो देखते हैं ऐसे ही पिलर्स, लेकिन वो पिलर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग थलग होते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं बार डायग्राम। ये होता है आपका बार डायग्राम, लेकिन जब हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो ये होता है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम आपने देख लिया और बार डायग्राम आपने देख लिया। अब ये कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है या असत्य है। तो कहता है कि इसका प्रयोग सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए किया जाता है। तो आप कहोगे कि यस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी नाइस, ये जो है वो तो सही है। दूसरा कहता है, यदि वर्गांतराल समावेशी है तो पहले उन्हें अपवर्जी श्रेणी में बदलना चाहिए। यानी कि इफ क्लास इंटरवल आर इंक्लूसिव देन दे शुड फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूजनरी रेंज। यस, ये बात भी सही है, हम इनको भी जो है वो पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ जो है वो क्या कह रही है। तीसरा देखिए, कहता है कि सभी आयत जो है वो एक दूसरे से सटे हुए बनाए जाते हैं। ऑल द रेक्टेंगल्स आर मेड एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए बनाए जाते हैं। ये तो आप देख ही पा रहे हैं हिस्टोग्राम में कि ये जो पिलर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये तो सही है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए जो है ये बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको सीधा ही बोल दिया था, आपको समझ में आ गया। तो ये भी हिस्टोग्राम आप कह सकते हैं कि यहाँ भी हिस्टोग्राम जो है वो राइट हो जाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्ग अंतराल की बात क्या करते हैं, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जो हमारी सीरीज होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक जिसको हम बोल देते हैं इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल। दूसरा जिसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा जिसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, मैं अभी यहाँ ज्यादा डिफरेंस बताने की बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ आप सिर्फ एक्स को देखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे जो है आप एक्स को देखेंगे, ये आपको टेबल जो है वो देखने को मिलती है। जब आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से एक्स और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो देखने को मिलती है। 1 2 3 नंबर जो है वो पूर्ण अंक में है, यहाँ पर जो है आप ये देख पा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। यहाँ पर आपको जो है इसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने कहा है, ये आपका आ गया डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस में आपको 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, एक्स और एफ तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, जहां पर आपको 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 आपको कुछ इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर आपको जो है कोई फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो यहाँ आप देखते हैं कि जब आपका पहली सीरीज का ये, इसको आप बोलते हो लोअर लिमिट, ठीक है,
जो 0 है वो लोअर लिमिट है, ये क्या होगा, ये अपर लिमिट होगा। इधर ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये कहेंगे जहां पहले वर्ग का जो लोअर है वो दूसरे में जाकर के, सॉरी, पहले वर्ग का जो अपर है, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट दूसरे वर्ग में जाकर के लोअर लिमिट बन जाता है, वो आपकी कहलाती है एक्सक्लूसिव सीरीज। ये आपको ध्यान कर लेना है, ये आपकी कहलाती है एक्सक्लूसिव सीरीज। और क्यों कहलाती है एक्सक्लूसिव, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हमने 2 माना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से 10 के बीच जो अंक आए हैं उनको हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे कि 2 और 9 और 10 अगर आपके पास में आया है, तो 0 से 10 के बीच में हम सिर्फ 2 और 9 को शामिल करेंगे। इस 10 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, इस 10 को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर कर देंगे। इस एक्सक्लूड से आपका बन गया एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर है बात। इस एक्सक्लूड से आपका क्या बन गया, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसी कॉन्टिन्यूअस में एक दूसरी सीरीज आप देखते हैं, जो मैं थोड़ा सा यहीं पास में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां मैं बना देता हूं, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव। जो इंक्लूसिव सीरीज होती है वो आपको किसी प्रकार से देखने को मिलती है कि 0.5 से आप इसको ऐसे मान लीजिए 9.5, 10.5 से आप जो है 19.5 आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और सॉरी, ये जो है इधर आप 9.5 ही रखेंगे, 9.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 9.5, ठीक है। तो यहां पर आप जब इस प्रकार की सीरीज देखते हैं तो वहां क्या होता है कि 0 से जब आप ये लेते हैं 9.5, ठीक है ना, 9.5 आप लेते हैं, तो वहां पर आप लेते हैं जैसे 2, 9, 9.5 अगर आपका कुछ आ गया है अंक, ठीक है। तो इस अंक को, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से दिखा देता हूं जो बिल्कुल सिंपल होगा, पॉइंटों में हम नहीं करते हैं, इसको सिंपल वे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है ऐसे ले सकते हैं कि ये आपका हो गया 1 to 10 और ये आपका हो गया 11 to 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो यहाँ पर अपर लिमिट थी आपकी, जो यहाँ पर अपर लिमिट है आपकी, वो यहाँ आकर के एक तो लोअर लिमिट नहीं बनती है, दूसरा यहाँ पर हमने कहा था 2, 9 और 10 का एग्जाम्पल लिया था, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 होगी। हमने 10 को क्या कर लिया है, इसी फर्स्ट रो में इंक्लूड कर लिया है, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है 1 to 10, 11 to 20, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 2, 1 ऐसे बन गई। तो जब आप ये देखेंगे कि क्यों उन्होंने ये कहा कि भाई कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा, क्यों कहा उन्होंने, तो आप ये कहेंगे कि देखिए यहाँ से 1 से 10 आपने लिया, फिर आपने 11 लिया, तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया आपका, बीच में आ गया आपका गैप। जब आपके बीच में गैप आ जाएगा, 10 से 11 के बीच में आपका गैप आ गया ना 1 का, देखिए यहाँ पे आपका जो है वो गैप आ गया, यहाँ पर जो है वो लास्ट कितना है 10, दूसरा कितना है 11। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यहाँ पर कि ये जो है वो 1 से 10, फिर जो है मेरे को यहाँ 11 बनाना पड़ेगा। ये 11 से मेरा कोई पिलर बनेगा 11 से 20, ठीक है, ये मेरा 11 से 20 बनेगा। यहाँ पर जो है मेरा पिलर बनेगा वो कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, वो 10 बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या बन गया, इन दोनों के बीच में गैप बन गया। अब ये गैप बन गया तो ये फिर जो है आपका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में तो क्या होता है, हिस्टोग्राम में तो एक दूसरे के साथ पिलर जो है वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसलिए वो कहता है कि इंक्लूसिव सीरीज से आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये भी जो है हमारा सही है, यानी कि ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आयत चित्रों की सहायता से समानांतर माध्य का निर्धारण किया जाता है। नहीं, आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन नहीं निकालते, ये जो पिलर है वो हमको क्या देते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा पिलर होगा वो हमको ये बताता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है, और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमको बताती है कि वो हमारा मोड है, बहुलक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान करना है कि समानांतर माध्य नहीं देता, वो हमको बहुलक देता है, मोड देता है, ठीक है ना। तो ये अर्थमेटिक मीन नहीं निकालता है, वो निकालता है मोड, और ये मोड होता तो ये सही हो जाता, लेकिन क्योंकि आपसे जो है वो असत्य पूछा गया है और ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका असत्य है, इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति कब अपनाई गई थी? तो भारत में जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये 1966 में अपनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर एक जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि खरीफ फसल थी, रबी फसल थी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हैं और CUET का जो CUET वाले जो क्लासेज हैं वो आपने देखी हैं, तो मैंने वहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है कि ये हमारी अपनाई गई थी खरीफ क्रॉप में। क्यों अपनाई गई थी खरीफ क्रॉप में? आप देखिए, क्योंकि ये सबसे पहले जो ये आई थी वो आई थी गेहूं में, और गेहूं जो है वो आपकी किस में कौन सी फसल होती है? वो आपकी होती है खरीफ की फसल। वहीं पर आपको HYV जो है वो सीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कि हाइब्रिड जो है हाई यील्ड वैरायटी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो खरीफ फसल 1966, और इसको जो है भारत के अंदर लाने वाले थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन जो है वो थे, कौन से वैज्ञानिक थे जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपको पता है विश्व स्तर पर इसको जो लेकर के आए थे नॉर्मन बोरलॉग जी, और उनको हम याद करते हैं कि हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। लेकिन भारत के अंदर कौन लेकर के आए, इसका आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राइट आंसर आ जाएगा कि भारत में जो हरित क्रांति है वो आई थी आपकी खरीफ फसल 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौसम समाचारों में दैनिक अधिकतम न्यूनतम तापमान के रूप में किस सांख्यिकीय उपकरण का उपयोग होता है? विच स्टैटिस्टिकल टूल इज यूज्ड इन वेदर न्यूज डेली मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर? जब आप देखते हैं और न्यूज देखते हैं, आप टेम्परेचर के बारे में संबंध में देखते हैं, तो वो कहता है कि भाई न्यूज में वो कहता है कि टेम्परेचर जो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी कि आज का जो दिन का तापमान है वो इसमें रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कौन सी चीज जो है वो याद आ रही है, एक बार आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए। क्या यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मीन से आपका स्टैंडर्ड जो है वो कितना डेविएट कर रहा है, क्या वो दिखने को मिल रहा है? नहीं, वो चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही। क्या आपको यहाँ पे कोरिलेशन यानी कि दो चीजों में कोई संबंध देखने को मिल रहा है? नहीं, वो भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो चीज देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है रेंज। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बताता है कि ये मिनिमम रहेगा, लोवेस्ट, ठीक है ना। तो आप जब रेंज की बात करते हैं तो आप रेंज का फॉर्मूला यही तो निकालते हैं कि रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये आपकी क्या है? लार्जेस्ट। 42 डिग्री आपका क्या है? लार्जेस्ट। माइनस कितना है? 70 आपका क्या है? स्मॉलेस्ट। तो ये आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट यानी कि एक रेंज बताता है कि कम से कम इतना रहेगा और मैक्सिमम इतना टेम्परेचर जा सकता है। तो आपको ये ध्यान करना है कि डेली मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का जब न्यूज आप वेदर में देखते हैं वो सांख्यिकी के रेंज उपकरण यानी कि विस्तार का जो है उसका इस्तेमाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपका इंतजार कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से समझिएगा। आपने पढ़ा हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था को, आपने पढ़ा हुआ है कैपिटलिस्ट को, आपने पढ़ा हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी को। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को चलाने की ये 4 साधन होते हैं जिनमें से 3 हम बात कर चुके हैं। एक आपका सोशलिस्ट होता है, एक आपका कैपिटलिस्ट होता है, एक आपका मिक्स्ड होता है और एक आपका कमांड इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जिसके अंदर सभी जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों के ऊपर सरकार का प्रभुत्व होता है। सेंट्रली प्लान्ड जो आपकी इकोनॉमी होती है उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंसीडर करते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख जो योगदान है वो आपको देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स का, जिनकी जो बुक आई थी दास कैपिटल, उससे जो है ये आप ये देखते हैं कि समाजवादी दृष्टिकोण वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या कहता है समाजवाद? समाजवाद कहता है कि आर्थिक संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होता है, बेस्ट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो वहां हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वहां पर बेस्ट यूज होता है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहां पर जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वहां उसका जो है प्रयोग किया जाता है।
तो आप ये कहेंगे कि इसको हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के एक गुण के तौर पर। दूसरा हम देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्रों से मुक्ति। तो व्यापार चक्र कब आते हैं? जब प्राइसेस कम होते हैं, इंड्यूज इन्वेस्टमेंट गिरता है, प्रॉफिट गिरता है, तब जो है आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट के ऊपर जो है वो जोर दिया ही नहीं गया है, वहां वेलफेयर की बात करता है। तो प्राइस की फ्लक्चुएशन जो है वो इकोनॉमी को जो है वो हिला नहीं सकते हैं, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल चलती है। इसलिए यहां पर आप देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर व्यापार चक्रों से मुक्ति हमें देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, कंज्यूमर यूनिवर्सलिटी। इसको हम एक सोवरेंटी के नाम से भी जानते हैं कि कंज्यूमर सोवरेंटी। तो कंज्यूमर सोवरेंटी का जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कि वहां पर कंज्यूमर ही सब कुछ होता है, कंज्यूमर को ही भगवान मानते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के इर्द गिर्द चीजें जो है वो घूमती है, कंज्यूमर हीरो होता है वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ सोशलिस्ट में कंज्यूमर को जो है वो उसको हीरो नहीं माना गया, सिटीजन को हीरो माना गया है ना, कि लोगों के कल्याण के लिए बात की गई है। कंज्यूमर कुछ खरीदना चाहता है, अगर उसके पास पैसे हैं और वो उसको खरीदना चाहता है, उसको वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पे हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि मिलेगा क्या? मिलेगा वो जो लोगों को कल्याण के लिए जरूरी है। तो वहां पर प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है? जो लोगों के कल्याण के लिए जो प्रोडक्ट बन सकते हैं उन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप उन चीजों को नहीं खरीद सकते। तो उपभोक्ता की जो सार्वभौमिकता है, कंज्यूमर की जो यूनिवर्सलिटी है, जो सोवरेंटी है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। और आपसे यही पूछा गया है, तो नहीं जो पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा उपभोक्ता की यूनिवर्सलिटी या सार्वभौमिकता, कंज्यूमर की सोवरेंटी जो है वो आपका यहाँ राइट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है कि निम्नलिखित में से निर्धनता निवारण का मजदूरी रोजगार कार्यक्रम कौन सा नहीं है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? ठीक है, 1 सेकेंड सॉरी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, कि इनमें से कौन सा निर्धनता निवारण मजदूरी का रोजगार कार्यक्रम नहीं है? तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि यार ये तो सारे ही कार्यक्रम जो है वो लोगों को काम देने वाले हैं, रोजगार देने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं, और इनमें से कौन सा ऐसा है जो ये कह रहा है कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, यानी कि मजदूरी को पॉवर्टी यानी कि निर्धनता को, यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम नहीं है। तो आप देखते हैं काम के बदले अनाज प्रोग्राम, ये चलाया गया था 1977-78 में, जहां पर आपको जो है कोई काम के बदले जो है 1977-78, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी काम के बदले सीधा आपको अनाज दे दिया जाता है, यानी कि आपको जैसे काम करवाया, काम के बदले में आपको दे दिया अनाज, ठीक है। फिर आप देखते हैं ट्राइसेम, मैं इसको लास्ट में जो है ऑप्शन को करूंगा कंसीडर, इससे पहले आप देख लीजिए जवाहर रोजगार योजना। ये भी जो है वो एक ऐसी योजना लेकर के आए थे जहां पर आपको सीधा काम के बदले में रोजगार दिया गया, और ये 1989 में आया था, ठीक है। अप्रैल 1989 में जो है आपको ये देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे ये कह दे कि आप इसको जो है वो अरेंज करो, कौन से प्रोग्राम कब आए थे, तो आपको इसलिए मैं यहाँ पर डेट जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है। और ऊपर वाले क्वेश्चन को जब आप प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको प्लानिंग कमीशन जो है वो देखने को मिलता है। 4th ऑप्शन यही कहता है प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब आया था, ठीक है, कब आया प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब आया, और उसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? क्लियर है ना बात, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए फिर आप देखते हैं नरेगा। नरेगा आपका आया 2006 में, जी हाँ, ये लागू हुआ 2006 में, और इसका एक्ट पास हो गया था 2005 में, ये आपको ध्यान कर लेना है। एक्ट जो है वो पास हो गया 2005 में, और इसको जो है लागू किया 2006 में। अब हम देख लेते हैं ट्राइसेम। तो पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं, क्योंकि कई बार जो है ये भी पूछ लेते हैं कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका है ट्रेनिंग, टी फॉर ट्रेनिंग, R for रूरल, Y for यूथ, ठीक है ना। TRY ट्रेनिंग रूरल यूथ, फॉर S सेल्फ, E एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जो है इसके लिए आपको जो है ये ध्यान कर लेना, एम्प्लॉयमेंट, ईएम का मतलब जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, यानी कि ये जो प्रोग्राम था वो ये प्रोग्राम था कि लोगों को स्किल पहले सिखाई जाए और स्किल सिखा करके उनको इतना कैपेबल बना दिया जाए कि वो खुद का जो है वो रोजगार बना लें, खुद जो है वो क्या करें, अपना काम शुरू करें, ये प्रोग्राम था। तो ये जो प्रोग्राम है वो इन 3 प्रोग्राम से डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पर आपसे सीधा काम करवाया जा रहा है, सीधा आपको वेज दी जा रही है। जवाहर रोजगार योजना में भी आपसे काम करवाया जाता है, आपको यहाँ पर वेज दी जा रही है। नरेगा आपको पता है 2006 में आया, जिसमें 100 दिन जो है वो काम देने की बात की गई, 100 दिन जो है वो रोजगार देने की बात की गई, ठीक है। तो ये भी जो है आपको काम दे रहा है और उसके बदले में सीधा आपको वेज दे रहा है। लेकिन ट्राइसम आप जब देखते हैं, ट्राइसम जब आप देखते हैं तो ये प्रोग्राम जो है वो ये प्रोग्राम है जो ये कहता है कि पहले स्किल सिखाओ और स्किल सिखाने के बाद उसको कैपेबल बना दो कि वो अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का काम जो है वो शुरू कर दे। ये प्रोग्राम आया था 1979 में, ठीक है, आपको ये ध्यान कर लेना है, 1979 में ये जो है प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सेकंड, ट्राइसम जो है, क्योंकि ये डिफरेंट है, आपको सब स्पष्ट समझ में आ गया कि वो पॉवर्टी के लिए नहीं है, वो स्किल दिखा रहा है, लोगों को स्किल सिखा रहा है, वो पॉवर्टी से जो है उसको बाहर निकालने के लिए नहीं है, वो सारे जितने भी इंटायर यूथ है उस सभी इंटायर यूथ को स्किल सिखा रहा ताकि वो अपने खुद का काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, जब पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज की दर से अधिक होती है तब। देखिए ये हम कई बार जो है मेरी वीडियो में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। केन्स की जो थ्योरी है वहां पर हम देखते हैं कि आप जो है अपनी पूंजी को कब इन्वेस्ट करते हो और कब जो है उसको सेव करते हो। यानी कि आपके पास जो है वो 100 रुपए हैं, सपोज कर लीजिए। अब इस 100 रुपए को आप बैंक में डिपॉजिट कर इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं, क्लियर है बात। और इसी 100 रुपए को आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है। दो कंडीशन होगी ना कि वो जो 100 रुपए हैं वो आप या तो बैंक में जमा करवा दीजिए, उसका ब्याज ले लीजिए, या आप 100 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके ऊपर प्रॉफिट ले लीजिए। तो जो प्रॉफिट है उसको केन्स कहता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल हमको कमा करके देगा उसकी एफिशिएंसी, क्लियर है बात। और इंटरेस्ट रेट जो आपको पता ही है वो कहता है कि अगर MEC आपकी 10% है, यानी कि वो कहता है कि आप जो है वो जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपए वो कमा करके दे देगा, 10 रुपए जो है आपको मिल जाएंगे, क्लियर है बात। दूसरी तरफ जो बैंक में इंटरेस्ट रेट है वो आपका अगर है कम, इंटरेस्ट रेट आपका है सपोज कीजिए 5 रुपए या 5%, तो यानी कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 रुपए। तो आप इंटरेस्ट के 5 रुपए लेना पसंद करेंगे कि आप इन्वेस्ट करके 10 रुपए लेना पसंद करेंगे? सिंपल सी बात है, जो ज्यादा देगा आप तो वही करेंगे। तो वो कहता है कि जब आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका कम हो आपके MEC से, या मैं ये कहूं कि आपकी MEC जो है वो ग्रेटर देन हो आपके इंटरेस्ट रेट से, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट को हम R से जो है वो दिखाते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में, ये जो दोनों कंडीशन जो है वो एक ही बात कह रही है कि आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा है। देखिए यहाँ पर भी ये कह रहा है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज की दर से अधिक है, यानी कि कह रहा है कि MEC ग्रेटर देन R है। तो आपको पता है कि जब ग्रेटर देन R है तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि निवेश जो है वो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, निवेश आप करेंगे। और इसी के उल्टा अगर आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा होता तो आप क्या करते, आप इन्वेस्टमेंट ना कर ब्याज लेते, आप इंटरेस्ट जो है वो लेते, आप बैंक में जमा करवा रहे होते, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव हो जाता। लेकिन जहां पर आपकी MEC इक्वल हो जाती है आपके R से, वहां पर जो है आपका निवेश हो जाता है शून्य। आप जो है वो निवेश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वहां पर हम ये इसका टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 हो जाता है। तो अगर वो यहां से क्वेश्चन बनाएगा तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो है MEC लेस देन R होगा, इस मामले में ये होगा, और इस मामले में आपको पता ही है कि MEC ग्रेटर देन R होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको अब जो है वो रिवाइज हो गई है, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप चीन की डंपिंग का भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ा? As a result of the economic reforms started in 1991, China dumping had the most dangerous impact on which sector of the Indian economy? ठीक है, तो एक तो आप मेरे को ये बताएंगे कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991, ठीक है, ये कौन सी 5 ईयर प्लान में आता है? कौन सी 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, इसमें मानी जाती, कंसिडर की जाती। 5 ईयर प्लान जो था वो कौन सा था, ये अभी आप कमेंट बॉक्स में जो है मेरे को आंसर करेंगे। अब हम बात करते हैं डंपिंग की। तो डंपिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक कंट्री, इसको समझिएगा ध्यान से, जहां पर एक कंट्री यानी कि ए, यानी कि आप चाइना को ही ले लीजिए कि चाइना जो है वो क्या करती है, डोमेस्टिक में तो उसका प्राइस हाई रखती है डोमेस्टिक में, यानी कि वो अगर यहां पर सपोज करते हैं कि खिलौना ही बेच रहा है तो इस खिलौना को वो डोमेस्टिक जो है अपने घर की जो मार्केट है वहां पर तो हाई प्राइस रखेगा, और बाहर यानी कि जैसे इंडिया में या कोई भी कंट्री में क्या करेगा, उसके प्राइस को लो रखेगा, ताकि प्राइस कम करने से उसका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि जो लो क्वालिटी की चीजें वो बना रहा है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करना है, उसको ठिकाने लगाना है। इसलिए वो क्या करता है, उस बिल्कुल खराब चीजों का यानी कि बहुत ही लो क्लास मटेरियल को बहुत सस्ते रेट पर बना देगा। बहुत सस्ते रेट पर बना करके वो क्या करता है, बाहर दूसरों को सस्ते रेट पर बेचेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि वो बेच रहा है, तो जब वो बेच रहा है तो वो गंदगी यानी कि वो जो घटिया माल है वो लोग खरीद लेंगे, और वो जो कूड़ा है वो यहाँ आ जाएगा। डंपिंग में ये से हम कूड़े को क्या करते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं, डंप करते हैं, वहीं से ये निकला है शब्द डंपिंग। ठीक है, यानी कि वो कूड़े को क्या कर रहा है, सस्ते दामों में बेच रहा है। ठीक है, और इससे इंडिया के कौन से सेक्टर पर प्रभाव पड़ा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो प्रभाव जो है वो बहुत कम पड़ता है इस चीजों का, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का कुल मिलाकर के एक ठीक ठाक सेक्टर है। ठीक है, दूसरा लार्ज इंडस्ट्री, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, जैसे स्टील इंडस्ट्री आप बात करते हैं, ठीक है, तो वो हैवी इंडस्ट्री जो है वो अपना बैकअप प्लान रखती हैं। तो जब भी कोई ऐसे कोई कंपनी या कोई कंट्री जो अपना प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल प्राइस को लो करती हैं तो वो भी कर सकती हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर, जहां पर आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की बात करते हैं, तो जो एमएसएमई है वो इतने ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता, उतना उनके पास इनकम नहीं होता, इतना उनके पास बजट नहीं होता कि वो लॉस को सह सके। इस वजह से यहाँ पर आप देखते हैं जो भी छोटे छोटे आप खिलौनों की बात करते हैं, चाइना के खिलौने जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं इंडिया के अंदर, या जो भी थोड़े इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम्स हैं वो आप जो है इंडिया में देखते हैं, वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में आप उत्पादित होते हुए देखते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाला है चाइना की डंपिंग ने, वो डाला है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। ठीक है, और सेवा क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो सेवा में तो इंडिया जो है आपको पता है कि वो लीडर के जैसे काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे अग्रणी है। तो उस क्षेत्र में तो वो डिफीट कर ही नहीं सकता, वो डंपिंग कर नहीं सकता है। कृषि क्षेत्र में बहुत कम जो है वो, और लार्ज क्योंकि बड़ा है तो उसके पास में जो है वो बैकअप प्लान होते हैं, इसलिए उसमें जो है ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। एक एमएसएमई क्षेत्र है क्योंकि ये बिल्कुल मीडियम स्मॉल आप देखते हैं इंटरप्राइज, छोटे छोटे इंटरप्राइजेज होते हैं, तो उनको जो है वो एकदम से झटका लगता है और वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित होते हैं, और ज़्यादा प्रभावित हुए भी हैं। तो आपको ध्यान कर लेना है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो डाला है वो डाला है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्या कहता है, कहता है कि उत्पादन के द्वितीय अवस्था को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्हाई डज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर एज बेस्ट स्टेज। क्लियर है ना बात। चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हम टोटल प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा एक डायग्राम देखते हैं, जहाँ पर आप ये डायग्राम जो है वो देखते हैं। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूं, और ये डायग्राम आप देखते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, बड़ा, और ये आपका स्टेज 1, ये आपका स्टेज 2, और ये इधर का स्टेज 3। यहां आपकी आ जाती है स्टेज 3, ये आपका है स्टेज
2 और ये आपका है स्टेज 1। ठीक है, इसी के नीचे मैं डायग्राम बनाता हूं एमपी का। ठीक है, इसको मैं दिखाने के लिए ताकि आपको भी पता चले कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, और इसको मैं आगे कंसीडर कर लेता हूं। ये देखिए, तो यहां आपका बनता है एमपी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, ये आपका बन गया एमपी। ठीक है, यहां आपका एमपी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। अब देखिए, पहले स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यहां तक आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और एक ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब है जहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है जहां पर आपका जो कर्व है वो कर्वेचर, यानी कि कर्व जो है अपना कर्वेचर चेंज करता है। देखिए, ये ऐसे था पहले, यानी कि ये ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के कहां आ गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। क्लियर है ना बात? तो इसको मैं एक बार ब्लैक और रेड कलर से शो करता हूं। ये ऐसे जाना था, यहां से आपको ये दिख रहा है कि ये ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन क्या हुआ कि ये यहां से इसने ऐसे चेंज कर लिया। तो ये वो पॉइंट है जहां पर उसने क्या करा कि इधर जाने की बजाय, यानी कि इधर जाने की बजाय उसने इधर जाना प्रेफर कर लिया। यानी कि ये पॉइंट है जहां पर अपना कर्व जो है उसने अपना कर्वेचर चेंज कर लिया, कर्व की दिशा चेंज कर ली। क्लियर है बात? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्यों कर ली? क्योंकि पहले आपका एमयू जो है वो बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे एक पॉइंट जहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर आया, और उसके बाद में आपका एमयू जो है वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का एफिशिएंट यूज होना शुरू हो रहा होता है यहाँ पे पहली स्टेज पे। तो आप कहते हो कि पहली स्टेज पे जब आपका एफिशिएंट यूज हो रहा होता है तो आप जो है वो प्रोडक्शन को करते जाते हैं। लेकिन दूसरी स्टेज में आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो एमपी है वो जो है वो कम होना शुरू हो गया। यहाँ पर दूसरी स्टेज में आप देख पा रहे हैं कम होना शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है, एमपी आपको मिल रहा है, तो आप जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आपका टीपी जो है वो मैक्सिमम हो गया और आपका एमपी यहां पर क्या हो गया, जीरो। यहां पर आपका एमपी क्या हो गया, जीरो। जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पे एमपी जीरो हो जाता है। लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज पर प्रोडक्शन को करेगा, यहां आकर के अगर वो प्रोडक्शन को करता है, तो आपको नेगेटिव एमपी देखने को मिलेगा, यानी कि मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल जो है उसका जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको नुकसान में जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि फैक्टर से जो प्रॉफिट हो रहा है वो नुकसान में होगा। जब वो नुकसान में होगा तो आप नुकसान वाला क्यों ही करेंगे? तो आप अपने टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां इस पॉइंट पर आते हैं, तो यहां आपको ये समझ में आ जाता है कि सेकंड स्टेज पर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम कार्य कुशलता के साथ में वो वहां पर काम कर रहा है। तो इसलिए एक जो फर्म है या उत्पादक है वो अपने सेकंड स्टेज में कार्य करना जो पसंद करता है। चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या कहता है। पहला कहता है कि परिवर्तनशील लागत का सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है। नहीं, ये तो गलत बात है। परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ नहीं होता है, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो आपने देखा कि एमपी जो है वो डाउन जा रहा है ना। फिर कहते हैं कि कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। नहीं, जब आपने ये देखा कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ही बढ़ता हुआ आपको एमपी दिखता है, लेकिन इस इन्फ्लेक्शन के बाद में तो आपका एमपी जो है वो क्या हो जाता है, आपका उत्पादन क्या होता है, घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो है पहले इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, और उसके बाद जो है आप जैसे इसको ऐसे देखते हैं, ये जो है उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। तो फिर ये सेकेंड स्टेज में तो आप इसको देखते हैं कि घटती दर से बढ़ता है, तो ये भी गलत होगा। स्थिर साधन की बढ़ती हुई कार्य कुशलता का लाभ उठाता है। यस, ये बात हमने कही कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका जो है मैक्सिमम यूज कर पाता है।
ठीक है, तो ये जो है वो सही हो सकता है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर देखना है। तो कहता है सीमांत कुल और औसत उत्पादन बढ़ते हुए होते हैं, नहीं। तो आपने देखा कि ये जो है वो टीपी जो है वो यहाँ पर आपका मैक्सिमम हो जाता है, एमपी आपका जो है वो 0 हो जाता है और वो डाउनवर्ड होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपसे जो है वो थर्ड ऑप्शन की डिमांड की गई, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एक समोत्पत्ति वक्र पर ऑन एन आइसोक्वांट कर्व। देखिए आइसोक्वांट कर्व पढ़ते हैं हम, तो हम कहते हैं कि एक ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट पर जो क्वांटिटी है वो समान रहती है, उत्पादन जो है वो स्थिर रहता है, समान रहता है, ये आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार जो है यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने ये कहा कि यहाँ पर हमने ले लिया लेबर को, यहाँ हमने ले लिया कैपिटल को, तो कैपिटल और लेबर के वो कॉम्बिनेशन हम लेंगे, ठीक है ना, जिसके ऊपर जो आपका आइसोक्वांट कर्व हम बना लेते हैं। एक सेकेंड में इसको, ये आपने बनाया आई क्यू और यहां हमने दे दिया 100, एक बार समझने के लिए। तो आपने कहा कि इसके इस पॉइंट पर ये पॉइंट सो ऑन, कोई भी पॉइंट आप देखते हैं ये सारे ही पॉइंट के ऊपर आपका प्रोडक्शन कितना है 100, कितना है 100, यानी कि हर एक पॉइंट पर 100 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, 100 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यानी कि आइसोक्वांट के हर पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन क्या है 100, यानी कि सेम। तो आपको एक बात तो ध्यान करनी है कि प्रोडक्शन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन रहेगा आपका सेम, ठीक है। अब आप देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि कैपिटल लेबर का जो रेशियो है क्या वो सेम है, नहीं। यहाँ पर आपकी कैपिटल इतना लग रहा है, यहाँ पर आपका लेबर इतना लग रहा है, यहाँ पर आपका कैपिटल जो है वो कम हो गया, लेबर आपका बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ आपका जो है वो कैपिटल और कम हो गया, लेबर आपका और बढ़ गया। तो यानी कि आपका जो कैपिटल और लेबर का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कैपिटल लेबर का रेशियो चेंज हो रहा है, आउटपुट सेम है, ठीक है। कैपिटल लेबर रेशियो चेंज और आउटपुट सेम, ये दो जो है आपको यहां से कंक्लूजन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि ऑन एन आइसोक्वांट कर्व, देखिए उत्पत्ति की मात्रा स्थिर, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि स्थिर है, एंड द फैक्टर रेशियो इज वेरिएबल, चेंज हो रहा है। यस, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो यहां सही हो गया। दूसरा आप देखोगे बोथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर रेशियो आर कांस्टेंट, तो फैक्टर रेशियो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत है। फिर कहता है उत्पत्ति की मात्रा और साधन अनुपात दोनों पर वेरिएबल है, बोथ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी जो है वो तो आपकी कांस्टेंट है, इसने वेरिएबल मान ली, तो ये भी आपका गलत है। फिर कहता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, इसने यहाँ पर कांस्टेंट को वेरिएबल बना दिया, फैक्टर रेशियो को कांस्टेंट बना दिया, उल्टा कर दिया, तो ये भी जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और डेमोग्राफी जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन को उठाया गया है। क्या कहता है कि बेरोजगारी के मापन में मानक मानव वर्ष से क्या अभिप्राय है, तो स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, ठीक है ना, इन द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो NSSO हमारा जो है वो रिलीज करता है, NSSO, ठीक है। तो NSSO जो है उसका फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखेंगे, क्या फुल फॉर्म है NSSO का। और आपको मैंने भी बताया कि ये NSSO द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को मेजर करते हैं, ठीक है। जहां एक मानक मानव वर्ष की बात करते हैं तो वहां हम ये कहते हैं कि 273 दिन, अगर किसी व्यक्ति को 273 दिन, वो SPY जो है वो ये कहता है कि 273 दिन और हर दिन 8 घंटे, यानी कि 8 आवर्स पर डे, ठीक है ना, अगर उनको काम मिल रहा है तो वो व्यक्ति जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आता है। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसको मिला हुआ है, पूरा एम्प्लॉयमेंट उसको मिला हुआ है, या उसको हम जो है वो कह सकते हैं कि वो फुली एम्प्लॉयड है। क्लियर है बात। अगर वो 273 दिन से कम या प्रतिदिन 8 घंटे से कम काम कर रहा है तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर उसको हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान करना है 273 दिन 8 घंटे हर रोज, ये तो आपको समझ में आता ही है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जनरल भी जो है वो समझते हैं कि 8 घंटे का एक
काम जो है उसको दिखाया गया। तो यहाँ आपका जो सीधा आंसर बनता है वो यहीं 8 घंटे से ही बन जाता है। ये 10, 4, 6 इसको देख करके आप इनको जो है वो गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका सीधा सा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिनों का रोजगार जो है वो स्टैंडर्ड पर्सन ईयर यानी कि SPY NSSO द्वारा इसको फुली एम्प्लॉयड जो है वो उसकी कैटेगरी में रखा गया है। तो आप मेरे को ये बताएंगे कि जो NSSO है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या कहता है, बाजार कीमत और सामान्य कीमत के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। तो बाजार कीमत की बात हम कर रहे हैं और अति अल्पकाल की हम बात कर रहे हैं, तो आप याद कर सकते हैं डॉक्टर मार्शल को, ठीक है ना। डॉक्टर मार्शल ने ये कंसेप्ट दिए थे जिसको हम टाइम एलिमेंट एनालिसिस कहते हैं, डॉक्टर मार्शल के, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है। जहां पर वो बाजार कीमत यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड को मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। और जहां पर शॉर्ट पीरियड को क्या कहते हैं वो आप बताएंगे, लॉन्ग पीरियड को क्या कहते हैं वो आप बताएंगे, और वेरी लॉन्ग पीरियड को क्या कहते हैं जिसको हम मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये तीनों जो है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए, पहला क्या कहता है बाजार कीमत अति अल्पकाल और सामान्य कीमत दीर्घकाल से संबंधित है। यानी कि आपको ये तो पता चल ही गया कि नॉर्मल प्राइस जो है उसको लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्राइस कहता है। तो ये लॉन्ग टर्म वाला तो आ गया आपका नॉर्मल प्राइस। अब आपके पास दो रह गए, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। क्लियर है बात, शॉर्ट पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड को क्या कहता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि बाजार कीमत के निर्धारण में मांग पक्ष की प्रधान भूमिका होती है जबकि सामान्य कीमत पूर्ति से अधिक प्रभावित होता है। देखिए क्या कहा कि बाजार कीमत अति अल्पकाल में, तो अति अल्पकाल में क्या कहता है, मार्केट प्राइस सही है, और दीर्घकाल में क्या कहता है, सामान्य कीमत नॉर्मल प्राइस सही है। तो ये ऑप्शन 1 तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि डिमांड साइड प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड। तो आपको पता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड के दौरान आप एकदम से सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, यानी कि आपके पास जो अवेलेबल सप्लाई है, आपके पास जो सप्लाई अभी पड़ी है वही आप बेच सकते हैं। तो सप्लाई आपकी बढ़ नहीं सकती, तो सप्लाई तो आपकी हो गई कांस्टेंट। तो सप्लाई अगर आपकी कांस्टेंट है तो डिमांड अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपके प्राइस जो है वो ज्यादा मिल सकते हैं आपको। तो यानी कि डिमांड जो है वो रोल प्ले करेगा। यस, तो ये बात तो सही है कि डिमांड जो है वो रोल प्ले करेगा। वेयर इज द नॉर्मल प्राइस इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लाई। जब नॉर्मल प्राइस लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि वहां पर डिमांड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बात भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन क्या अब जो है वो दोनों में से हम देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो दो जो है वो एक की प्रॉपर स्टेटमेंट है, नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, देखिए यहां पर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये कहता है कि दूसरी स्टेटमेंट जो है वो नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो यहां पर आपको जो है वो कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें से जो है आप ये देख रहे हैं कि जो दूसरा जो है ये क्या कह रहा है कि इसमें डिमांड जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है, मार्केट प्राइस के अंदर। ये कह रहा है कि नॉर्मल प्राइस में सप्लाई जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर शक्तियों के बारे में बात की गई है कि कौन सी शक्तियां जो हैं वो मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में तो शक्तियों की बात की गई है, और पहला कह रहा है कि नॉर्मल प्राइस और जो आपका मार्केट प्राइस है वो टाइम से संबंधित है। तो क्या दूसरा ऑप्शन उनको टाइम के बारे में बता रहा है? नहीं, उनके टाइम के बारे में तो नहीं बात कर रहा ना, वो तो उनकी शक्तियों के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ध्यान करना है कि सेकंड जो है वो इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप कहेंगे कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1,
ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे कि ये जो है स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है वो पहले को नहीं बता रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन जो है आपको कैसी लगी, आपको ऐसी ही और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए। आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, आपको मैराथन चाहिए तो आप मैराथन लिख करके कमेंट कीजिए। हम जल्द ही आपके लिए मैराथन जो है वो ले आएंगे। और ऐसी ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें परफेक्ट नॉलेज से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।